नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे किस तरीके से जेएनजी राहुल गांधी के लिए जी का जंजाल बन गया, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बड़े अरसे से सपना देख रही थी, क्योंकि 2024 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थर्ड टर्म शुरू हुआ है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लगने लगा कि अब उनका प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आना बहुत मुश्किल है। इसलिए लगातार जो है वो देश में इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है कि क्यों नहीं हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो वोटिंग प्रणाली है उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, संदेह की जो है वो संदेह उत्पन्न कर दिया जाए मतदाता के दिमाग में, और उसका भरसक जो है वो प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी चाहे वो राफेल के नाम पे हो, चाहे वो और किसी मामले में हो, मोदी आपने देखा होगा अंबानी और अडानी के मामले में हो, एक लगातार जो है वो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया। और हाँ, ये अलग बात है कि हम कह सकते हैं कि वो चिपका नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भरसक प्रयास किया। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देशों को, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो और अब नेपाल, तो नेपाल की जो क्रांति हुई इस वक्त तख्ता पलट जिसको हम कह रहे हैं, उस तख्ता पलट से ये जेएनजी वर्ड निकल कर आया। तो अब कांग्रेस पार्टी सपने देखने लगी कि शायद जेएनजी को अगर वो उकसाएंगे तो वो सड़कों पर उतर आएगी। तो आपने देखा राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि देश का युवा, देश का स्टूडेंट और देश का जेएनजी वो लोकतंत्र के बचाने के लिए जो है वो लड़ाई लड़े और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। हालांकि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए ऐसा उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन उनके ट्वीट से जो है वो साफ तौर से दिखाई देता है। तो फिर सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर ये जेएनजी किसके साथ खड़ा है, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? और इसको समझना है तो उसके बाद के घटनाक्रम, अब उसके बाद के घटनाक्रम में हमने पहले भी बात की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां एक समय था, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो, वामपंथियों का डंका बजता था। एक नई नस्ल तैयार की जाती थी जो इस देश को बांटने के लिए, इस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को बचाने के लिए नारे लगाती थी। और जब उनके ऊपर एक्शन लिया जाता था तो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक लॉबी है, चाहे वो जजों की हो या फिर वकीलों की, जो इसी विचारधारा से निकलकर वो आते हैं, तो वो उनके लिए तैयार बैठे होते थे कि हाँ आप ऐसा करेंगे, आप यहां तक पहुंचोगे, हम आपको जमानत दे देंगे। अब ऐसी सूरत में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो छात्र संघ चुनाव हुआ, उसमें क्योंकि आरएसएस को ज्यादा टारगेट किया गया राहुल गांधी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और कांग्रेस पार्टी ने आजादी से पहले एक बार अंग्रेजों ने और कांग्रेस पार्टी ने तो 3 बार आरएसएस को बैन भी किया। अब सवाल यह उठता है कि आरएसएस की जो प्रभाव वाली छात्र संघ इकाई है एबीवीपी, उसने चुनाव लड़ा एनएसयूआई के सामने, जो कांग्रेस पार्टी वामपंथी और दक्षिणपंथी हम कह सकते हैं। तो 3-1 से मुकाबला जो है वो एबीवीपी के पक्ष में गया। तो जो वामपंथी विचारधारा का जो किला था वो ढहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये मामला जो है वो यहां तक ही नहीं रुका, ये मामला पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ भी गया, और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एबीवीपी को जीत हासिल हुई, पहले से वो मजबूत हुई। जबकि आपको पता है कि पंजाब के परसेप्शन में बीजेपी बहुत कमजोर है। अब ऐसे में इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो पटना यूनिवर्सिटी में भी एबीवीपी जो है वो बहुत आगे पहुंच गई है, बहुत मजबूत हो गई है। और गुवाहाटी की यूनिवर्सिटी के जो चुनाव है आप उनका नतीजा भी उठाकर देखिए। लेकिन इससे ज्यादा हम बात करने वाले हैं हैदराबाद की। हैदराबाद, क्योंकि वहां पर आपको पता ही होगा एक बड़े, जिसको हम कह सकते हैं नवाजी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी। तो असदुद्दीन ओवैसी जो है वो वहां से जिस तरीके से तल्ख भाषण देते हैं, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा, वहां पर एक नई चीज जो निकल कर आई, उस हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने 6 की 6 सीटों पर जीत हासिल की है। अब 6 की 6 सीटों में चाहे वो अध्यक्ष पद हो, चाहे उपाध्यक्ष पद हो, इसके अलावा चाहे महासचिव हो, संयुक्त सचिव हो, सांस्कृतिक सचिव हो या फिर खेल सचिव हो,
इन 6 पदों के ऊपर सबके ऊपर एबीवीपी ने कब्जा जमा लिया। तो आप सोचकर देखिए, एबीवीपी, छात्र संघ कहिए, स्टूडेंट कहिए, युवा कहिए या फिर जेएनजी कहिए, तो जेएनजी यह कह रहा है कि हम राष्ट्र प्रेम से प्रेरित है, ओतप्रोत है और हम राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का नहीं। और यह क्यों समझ में आता है? अगर आप इसको समझोगे तो इसमें जब एबीवीपी की जीत मिली तो यहां पर अध्यक्ष पद के लिए आपको पता होगा शिव पालेपू, इसके अलावा उपाध्यक्ष पद के लिए जो है वो देवेंद्र, इनकी जीत हुई। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या था उसको समझना। उसके बाद एबीवीपी ने जश्न मनाया और जश्न जो बनाया उस जश्न में उन्होंने एक नया नारा दिया। जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में नारे लगते थे कि लेके रहेंगे आजादी, कश्मीर के भी आप देख सकते हो। और ये बहुत पहले की बातें नहीं है, 2-4 साल पहले जो है वो ऐसे नारे अमूमन जो है वो लगा करते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने, और फिर मानवाधिकार की बात आ जाती थी। तो एबीवीपी के छात्र संघ ने जो ये जीत हासिल की और उसके बाद में जो उन्होंने जश्न मनाया, उसमें जो नारा दिया गया वो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी सुनना चाहिए। और वो नारा क्या था? हम देके रहेंगे आजादी। तो ये साफ तौर से वामपंथी विचारधारा वालों को एक मैसेज है कि अब हम जो है वो आपको आजादी देके रहेंगे। और ये बात यहीं नहीं रुकती, इसके आगे भी जाती है। अफजल को भी दे दी आजादी, याकूब मेमन को भी दे दी आजादी, कसाब को भी दे दी आजादी, हर आतंकवादी को दे दी आजादी, और अब नक्सलवादियों को भी दे रहे हैं आजादी। तो आप समझिए संदेश क्या है इसका। क्योंकि जब हम अफजल गुरु की बात करते हैं तो आपको वो नारा भी याद होगा, अफजल तेरे कातिल जिंदा है। जेएनयू का ये प्रतिष्ठित एक नारा हुआ करता था। और अफजल गुरु जैसे मोहम्मद का आतंकवादी, और 1993 के जो अफजल गुरु 2001 के जो संसद का हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड, जिसमें इसको दोषी करार दिया गया था और उसके बाद तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इसके अलावा याकूब मेमन 1993 के मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, जिसको आपको पता ही होगा 30 जुलाई 2015 को शायद आई थिंक यरवदा जेल के अंदर जो है वो फांसी दी गई थी। कसाब तो वो व्यक्ति था, आप सोचकर देखिए, तुकाराम आंबले अगर कसाब को जिंदा नहीं पकड़ता तो आज इस देश में आतंकवाद की एक नई थ्योरी चल रही होती, और वो आतंकवाद होता भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद या सैफ्रॉन टेररिज्म बोला जाता। क्योंकि 2006 से 2008 तक इस देश में पूरा प्रयास किया गया कि आतंकवाद को हिंदू धर्म के साथ किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। इसलिए कसाब की एक हिंदू आइडेंटिटी दी गई, उसका आई कार्ड बनाया गया, इसके अलावा हाथ के ऊपर कलावा तक बांधा गया। लेकिन सैल्यूट हो ऐसे व्यक्ति को जिसने उसको जिंदा पकड़ा, और जिंदा पकड़ने की वजह से पूरी दुनिया में, चाहे वो इस विचारधारा से प्रेरित लोग हो जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ रहे थे, या फिर आतंकवादियों के समर्थक हो, उनको एक्सपोज करके रख दिया। और उसके बाद 2012 21 नवंबर 2012 को कसाब को भी फांसी दे दी गई। तो इन 3 लोगों को आजादी मिली उनके कर्मों की वजह से। और कर्म क्या थे? भारत विरोधी गतिविधियां। उसके बाद हम आते हैं आतंकवाद। तो जब आतंकवाद की बात करते हैं तो धारा 370 हटाना, और उसके बाद जिस तरीके से आतंकवादी एक समय हुआ करता था जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी, उससे पहले बसों में, ट्रेनों में और पब्लिक पार्क में, हॉस्पिटल में, हर जगह लिखा हुआ मिलता था कि लावारिस वस्तु को नहीं छुएं, बम हो सकता है, तुरंत पुलिस को सूचना करें। और आज आतंकवादी जो है, जिस तरीके से पहले देश के हर हिस्से में पहुंच जाते थे, अगर आप हर शहर का नाम गिनोगे तो आप देखोगे हैदराबाद से लेके, मुंबई से लेके जयपुर, मतलब हर जगह। और आज वो कश्मीर घाटी को क्रॉस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री ने जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस पे काम किया है। और दूसरा, आतंकवादियों की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन इसमें एक और चैप्टर, एक समय था, क्योंकि जिस विचारधारा की हम बात कर रहे हैं 1967 में पश्चिमी बंगाल के नक्सलबाड़ी से किसानों का एक विरोध,
और इस विरोध को सहारा बनाया कम्युनिस्टों ने। और कम्युनिस्टों ने जब सहारा बनाया तो उसको सशस्त्र विद्रोह किया और उसका जाल इतना गहरा हुआ कि धीरे धीरे इस देश के 200 जिलों को जकड़ लिया। लगभग 9 राज्यों में इसका जाल फैल गया, जिसको लाल आतंक कहा जाता था। और आज सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गए। और फिर आज भी अगर आप देखोगे तो नक्सलवादियों का एनकाउंटर हुआ है। तो एक के बाद एक जो है नक्सलवाद जो है वो सिमटकर 7 से 8 जिलों तक आ गया। और ये डेडलाइन दी गई है अमित शाह की तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक होता था कि एक प्रोजेक्ट है, एक जिसको हम कहते हैं कि पॉलिसी लेके आई सरकार, और फिर उसमें जो है वो साल दर साल जो है वो काम चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस जो सरकार में जो देखने को मिला वो ये था कि जो मिशन मोड पे काम करते हैं कि डेडलाइन तैयार की जाती है मिशन शुरू करने से पहले कि उस डेडलाइन तक उसको खत्म करना है, और उसी के साथ जो है वो काम किया जाता है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि 2019, क्योंकि 2014 में जहां विकास का मॉडल के ऊपर चुनाव लड़ा गया था, तो 2019 का जो चुनाव था वो राष्ट्रवाद पे लड़ा गया था। और जब से राष्ट्रवाद की ये जिसको हम कहें कि एक लहर चली है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं हुई है। आंशिक सफलताएं कांग्रेस पार्टी को मिली जरूर थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको भुना नहीं पाई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनमानस की भावनाओं को समझ ही नहीं पाई। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के मुद्दों को लेकर चलती रही, और यहीं से जो है वो कांग्रेस पार्टी की परेशानियां शुरू हो गई। तो अब राहुल गांधी का सपना और कांग्रेस पार्टी जो सपना देख रही थी, जेएनजी ने उसको जो है वो साफ तौर से नकार दिया, स्टूडेंट्स ने नकार दिया और युवाओं ने। तो अब राहुल गांधी के लिए समस्या यह है कि सड़क पर उतरेगा कौन? राहुल गांधी या फिर कुछ ऐसे नेता जो चाटुकारिता करते हैं, या फिर राहुल गांधी की कांग्रेस में वो नेता जिनको लगता है कि इस तरीके से लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर अंगुली नहीं उठानी चाहिए। आप मनीष तिवारी का ही जो है वो आप ट्वीट उठाकर देखिए आज का, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो बची कुची है उसमें से भी कुछ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर या तो अपनी पार्टी बना ले या फिर दूसरी पार्टियों की तरफ रुक कर जाए। तो इसलिए जेएनजी का जो जंजाल था वो राहुल गांधी के खुद के गले पड़ गया। अब ये कैसे हटेगा, आप जो है वो इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते, और कब तक रहेगा ये, क्योंकि जब तक राहुल गांधी इस तरीके से करते रहेंगे तो आप समझ गए कि परिणाम इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।